स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली जिस चीज़ का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि मैम क्लास 12th के उर्दू का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो कब लेकर आएंगी, तो फाइनली वो इंतज़ार आज आपका ख़त्म होता है। आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का जो कहकशा का बुक है, 12th क्लास के उर्दू में सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है और उसका क्या नाम है? उसका नाम है उर्दू कहकशा। तो इस बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेने वाले हैं। पूरे किताब का निचोड़ निकलने वाला है, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन वन वीडियो। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 12th क्लास के उर्दू का मैराथन वीडियो है, ऑब्जेक्टिव का मैराथन बाय मुस्कान मैम। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट घबराए हुए थे कि 12th क्लास के उर्दू में तो हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या फिर थोड़ी बहुत तैयारी आपकी हो चुकी है, या फिर मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाई हूँ आप लोग पढ़ लिए हैं। सभी के लिए आज का ये वीडियो है। आप सभी लोग आज के इस वीडियो को देखिए और संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने माइंड में घोर लीजिए। ये एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए अमृत के समान है और आप अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आज के इस वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि जो हम लोग एपिसोड वाइज एपिसोड 1, 2, 3, 4 कर कर के एपिसोड 18 तक एपिसोड चला था, जिसमें 12th क्लास के उर्दू का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि टोटल एपिसोड को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। यानी कि एपिसोड 1 से लेकर 18 तक जितना भी एपिसोड हुआ था, वो सारा एपिसोड का ऑब्जेक्टिव इस एक वीडियो में है। यानी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। 12th क्लास के फाइनल के बोर्ड एग्जाम में जो उर्दू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से रहेंगे। बीच में स्किप भी आपको नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि लगातार देखते चले जाना है, हर एक क्वेश्चन को देखते चले जाना है। बीच में प्यास लगे या फिर भूख लगे तो खाते रहिए, देखते रहिए। वीडियो को साइड में रख दीजिए, यानी कि प्ले करके वीडियो को साइड में रख दीजिए, देखते रहिए। हर एक क्वेश्चन को खुद से आंसर बताते चलिए, देखते चलिए, हर एक क्वेश्चन को समझते चलना है और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने माइंड में फिट कीजिए। एक और ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जितने भी कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप लोग एग्ज़ाम देंगे और कक्षा 12वीं से आपकी विदाई हो जाएगी, यानी कि क्लास 12 से आप निकल जाएंगे। लेकिन एज अ टीचर मैं आप सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि आपसे जो जूनियर है, यानी कि जो स्टूडेंट अभी अभी क्लास 12th में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी अभी क्लास 10th में आए हैं, उनको आप ज्ञापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। अगर एक विद्यार्थी कम से कम 3 नए स्टूडेंट को जोड़ता है, कम से कम 3 नए स्टूडेंट को जोड़िए, आप कम से कम 3 नए स्टूडेंट को जोड़िए, 3 नए लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और फिर जो 3 लोगों से आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं, जोड़े हैं, उनसे भी बोलिए कि वो भी नए 3 लोगों को जोड़े, नए 3 स्टूडेंट, नए 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और फिर उनसे भी बोलिए वो भी नए 3 लोगों से सब्सक्राइब। इस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझिए कि इससे बड़ा गुरु दक्षिणा हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि अब आप निकल रहे हैं, क्लास 12 से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने जूनियर को ज्ञापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करने के लिए सजेस्ट करें और आप क्या करें, नए नए स्टूडेंट को जोड़े, सब्सक्राइब करवाएं। कम से कम 3 लोगों के पास शेयर करें और जिनके पास शेयर कर रहे हैं उनसे भी बोले कि वो भी शेयर करें, वो भी नए 3 लोगों को जोड़े, नए 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, उसके साथ साथ क्योंकि एक और बात सुन लीजिए, क्योंकि अब आप क्लास 12 का एग्जाम देकर क्लास 12 से आगे निकल जाएंगे, लेकिन आगे की तो आप पढ़ाई करेंगे ना। हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन करें या फिर हो सकता है कि आप किसी एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो आगे के लिए भी हम आपके साथ खड़े हैं। ऑलरेडी जिस तरीके से आपका ये ज्ञापन एकेडमी अपना एक फैमिली है, एक अपना विश्वसनीय चैनल है, उसी तरीके से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी भी एक विश्वसनीय चैनल है, जहाँ पर एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आफ्टर इंटर या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन किसी एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर कराई जाती है। तो इससे निकलने के बाद अगर आप किसी एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी एक जो अपना विश्वसनीय चैनल है उससे ज़रूर जुड़े, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक स्टेप पर हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ पर हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ये आपको काम करना है कि अगर आप अपने लाइफ में जो भी आगे बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर जाकर आप कहेंगे कि मैम इस चीज़ की तैयारी करवाया जाए, तो जिस चीज़ की जो एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए आपका डिमांड आएगा ना, वो डिमांड को पूरा किया जाएगा। हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी जिस तरह से आपका डिमांड आएगा। ठीक है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, ज्ञापन एकेडमी पर अपने जूनियर स्टूडेंट को जोड़ना है, यानी कि जूनियर लोगों को जोड़ना है। ठीक,
थैंक यू। तो एक वीडियो से आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव 50 जो नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है ना वो क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस मात्र एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं। रेडी? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात जो आप सभी लोगों से मैं कहूँगी, ज़रूरी समझते हुए आज की इस वीडियो को अगर आपने देखा है, कंप्लीट देखा है, तो अटेंडेंस बना लीजिए, यानी कि लाइक करना है वीडियो को। कैसे अटेंडेंस बनाएंगे? तो वीडियो को लाइक करके फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया जाता है, ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है, तो कमेंट करके बताना है कि आज का ये क्लास कैसा रहा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है कि नहीं, और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने अपने हिसाब से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाया है और कितना आपका गलत हुआ है। उसके साथ साथ आज के इस वीडियो को आप दबा कर शेयर करेंगे, जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है। आज की इस वीडियो को स्टेटस पे डालना है, स्टेटस पर डालकर आपको शेयर टू ऑल लिखना है ताकि सभी लोग शेयर करें, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए ये वीडियो है, आप अपने एग्जाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो देख कर जाइएगा, इनफैक्ट 1 घंटा पहले भी ये वीडियो देख कर जाइएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आज की इस वीडियो से ही लड़ जाने वाला है। और जिस ग्रुप से आप, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं, चारों तरफ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पर जो लोग नए आए होंगे, मैं कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो घंटी है ना, इसको घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो या फिर वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है? सो इफ यू आर न्यू हियर ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर। एंड उसके साथ साथ टू गेट पीडीएफ, आज के इस क्लास का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उससे पहले तो आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और साथ साथ में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? ज्ञापन अकेडमी ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों को डायरेक्ट डेस्कटॉप पर करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ और बड़ा बड़ा और हर एक क्वेश्चन आपको सिंगल सिंगल दिखाई देगा। ठीक है? तो चलिए फटाफट आंसर बताना शुरू कीजिए और पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको बनना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लोग लगातार देखते चलिए, रख दीजिए मोबाइल को, सुनिए हर एक क्वेश्चन को और खुद से आंसर भी बताने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर सही आंसर बताते चलूँगी, आप लोग मिलाते चलिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, टोटल क्वेश्चन करना है। रेडी? तो देखिए सबसे पहला सवाल आ चुका है स्क्रीन पर कि किसने फरतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। ऑप्शन ए में है सैयद अब्दुल्ला, बी में है सैयद वलीउल्लाह, सी में है सैयद अहमदुल्लाह और डी में है सैयद हशमतुल्लाह। अब आप सभी लोग यहाँ पर आंसर बताना शुरू करेंगे। अपने मन में सोच लीजिए कि ये जो सबसे पहला सवाल है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वलीउल्लाह इज द करेक्ट आंसर। क्या आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा था? तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि फरतुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी थी। ऑप्शन ए में है मौलवी शमसुद्दीन, बी में है मौलवी चिरागुद्दीन, सी में है मौलवी कमरुद्दीन और डी में है मौलवी अलदुद्दीन। तो फरतुल्लाह बेग जो थे ना, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, उन्हीं के राइटर हैं। ये फर्स्ट चैप्टर से सवाल है। तो ये मौलवी कमरुद्दीन से कुरान शरीफ पढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हर एक सारा बुक का जो है ना, टोटल बुक का जो 12th क्लास की उर्दू का बुक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। टोटल निचोड़ निकलने वाला है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में ख़त्म। ठीक? तो एक बार घोर कर पी लीजिए आप लोग किताब को, किताब के सारे ऑब्जेक्टिव को। चलिए तीसरा सवाल, मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सिंध कहाँ से हासिल की। ऑप्शन ए में है मुस्लिम कॉलेज, बी में है हिंदू कॉलेज, सी में है ईसाई कॉलेज और डी में है सिख कॉलेज। क्या आप सभी को नहीं पता है कि मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग इंटरमीडिएट कहाँ से किए थे? वो हिंदू कॉलेज से ही तो किए थे। और हिंदू कॉलेज का उनका दोस्त था एक मिस्टर रज़ा, क्लासमेट, जो आया था मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए और मौलवी साहब गुस्सा हो गए थे और भगा दिए थे। फिर किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया? तो वो जो मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग है वो इंटरमीडिएट पास किए थे 1903 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और सोचिए आप लोग अभी 2025 में इंटरमीडिएट पास करने जा रहे हैं, कितना का अंतर है। ठीक? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए। तो ऑप्शन ए में है निज़ामुद्दीन औलिया। ये स्टार्टिंग में लगती टाइप हो गया है, उर्दू में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता रहता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए थे? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा।
ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया में ही इनको दफन किया गया था, दिल्ली। मिट्टी के साथ दुनिया कैसा सलूक करती है? तो सर पर चढ़ाती है? नहीं। बिस्तर पर बिछाती है? नहीं। पाँव से रौंदती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मेरा सफ़र नज्म किसकी तहरीर है? ए में है नदीम जाफरी, बी में है सरदार जाफरी, सी में है जफ़र कमाली और डी में है वाहिद नज़ीर। तो मेरा सफ़र ये जो नज्म है ये अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया? ए में है सुबह के 7:30 बजे, बी में है शाम 6 बजे, सी में रात 8 बजे, दिन में 2 बजे। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए सुबह के 7:30 बजे भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम खत्म हो गया और उसके साथ साथ जो सुनने वाले थे उनका भी इंतकाल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि शफी जावेद के पहले अफसाना का नाम बताइए। ए में है तारीफ उस खुदा की, बी में है वक्त के असीर, सी में है आर्ट और तंबाकू और डी में है खुली जो आँख। तो शफी जावेद के पहले अफसाना यानी कि पहला कहानी का नाम है आर्ट और तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी। धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तहान कब पास किया? ये थोड़ा खखोर कर क्वेश्चन, अगर दिमाग खराब होगा ना बिहार बोर्ड का तो इसी तरह से सवाल पूछेगा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तहान कब पास किया? तो याद रखिएगा वो 1910 में पास किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर अफसर कब बने थे? तो वो इंस्पेक्टर अफसर बने थे 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो है ना, अगर क्वेश्चन पेपर टफ बनाना होता तो आयोग जो है यानी कि बिहार बोर्ड वो क्या करता है, ज़्यादा ये सन ईस्वी से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि स्टूडेंट को सन ईस्वी ज़्यादा याद नहीं रहता है और टफ बनाना है तो बस ज़्यादा सन ईस्वी वाला ही डाल दो। तो आप सभी लोग देखिए, आपके लक के ऊपर डिपेंड है। मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। पता है क्यों? क्योंकि इस बार इलेक्शन है। समझे आप सभी लोग, एकदम टेंशन फ्री रहिए। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शादी कब हुई? ऑप्शन ए में 1904, बी में 1906, सी में 1908 और डी में है 1910। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1908 इज द करेक्ट आंसर। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शादी 1908 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए? तो इनकी सिर्फ 2 निकाह हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 पर नहीं जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? तो मीर अमन दहलवी की पैदाइश हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बागो बहार किस साल शाये हुआ, यानी कि किस साल प्रकाशित हुआ? तो वो प्रकाशित हुआ था 1804 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो शहजादे के जो वालिद थे पिता और जिन्नातों का बादशाह मलिक सादिक, उनके बीच दोस्ती का रिश्ता था। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्त। इसको धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल, और देखिए जब आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठेंगे ना एग्जाम हॉल में और उर्दू का क्वेश्चन पेपर होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो एकदम आराम से सुकून शांति के साथ आप सभी लोग धीरे से टिक करेंगे, धीरे से गोला भरेंगे। ठीक है, एकदम आराम से, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर पता होता है ना बहुत मज़ा आता है। बताइए मज़ा आता है कि नहीं? गुफ्तगू नज्म के शायर किसकी लिखी हुई है? गुफ्तगू ये जो नज्म है ये किस शायर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए में अकबर इलाहाबादी, बी में है अली सरदार जाफरी, सी में है जफ़र कमाली और डी में अता काकवी। तो ऑफकोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली सरदार जाफरी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 18 नंबर, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है था? ऑप्शन ए में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में अहमद हुसैन, सी में अकबर हुसैन और डी में है खालिद हुसैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम था, क्या था? तो अकबर हुसैन था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सही जवाब हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 कि मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मरसिया की तमहीद को चेहरा कहा जाता है। अगला सवाल है कि मौलाना नसीरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किए थे, यानी कि किसने लिखे थे? तो वो अहमद जमाल पाशा ही लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इंशाइया की सिन्फ क्या है? तो इंशाइया की जो सिन्फ है वो है नस्र। नस्र ऐसे रहेगा, सी से रहेगा। ठीक। अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो वो नालंदा में पैदा हुए थे। नालंदा, दसना नालंदा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता को माना जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रात भर हम लोग भूखे रहते हैं, सुबह उठकर नाश्ता चाहिए तो एक तरह से भूख टूट जाता है। मुतशायर की नज़र में गमख्वार कौन है? तो मुतशायर की नज़र में जो गमख्वार है वो पैरोडी देने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गज़ल का पहला शेर ऑफकोर्स मतला कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मतला भी गलत लिखा है, कोई बात नहीं, लास्ट में एन रहेगा मतला। और गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं। अब देखिए एपिसोड 2 में जो मैंने कराया था 26 से सवाल, तो अब यहाँ पर हम लोग सारा एपिसोड मिक्स हो जाएगा इसी में, ऑल एपिसोड मिक्स, टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 26 नंबर सवाल बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इंशाइया किस मोड की पैदावार है? तो शगुफ्ता मोड की पैदावार है। आते हैं अगला सवाल कि वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है लखनऊ, सी में है कलकत्ता और डी में है पाकिस्तान सरगोधा। तो वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान सरगोधा में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल हम लोग एपिसोड 18 में अलग अलग जो एपिसोड बिखरे हुए हैं, आपको कभी मिलते नहीं हैं, वो सभी एपिसोड 1 से लेकर 18 तक सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव है ये आप लोगों के उर्दू के बिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि इक्तिसाब के मानी बताइए। ऑप्शन ए में है देखना, बी में है दौड़ना, सी में है ज़ुर्रात और डी में है ज़ाती मेहनत से हासिल करना। तो इक्तिसाब का मतलब होता है कि ज़ाती मेहनत से हासिल करना। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे, यानी कि पिताजी कौन थे? शफाअत हुसैन की सज्जाद हुसैन की इमारत हुसैन की नफासत हुसैन। ये बड़ा ही खतरनाक नाम लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सज्जाद हुसैन। ठीक है, हिजरत का ताल्लुक किस सिर्फ अदब से है? तो हिजरत का ताल्लुक जो है ना, हिजरत क्या है, एक इंशाइया है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए धीरे से, इंशाइया। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश या फिर घुमक्कड़ भी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी खाना बदोश दिया गया है। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया? तो अम्मों के सारे बदन में फैल गया था। पूरा कहानी तो आप लोग जानते ही हैं, प्रॉमिस नाम के चैप्टर से सवाल पूछा गया है और जिलानी बानो राइटर हैं। कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से किसे नवाजा गया? इस अवार्ड से किसे नवाजा गया आप सभी को पता है? पता होना चाहिए, जिलानी बानो को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अम्मो याशीन शरीफ पढ़िए, अम्मो याशीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने कही? तो ये जो है, ये बात उनकी बड़ी बहू कहती है कि अम्मो यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। सोचिए यहाँ पर जो है ना, उनके बेटे बहू कितना मरने का इंतजार कर रहे थे कि कब मर जाए ये अम्मो। मुतशायर के लफ्जी मानी क्या है? ऑप्शन ए में रिवायती शायर, बी में बनावटी। जी हाँ, बनावटी शायर को ही क्या कहते हैं? मुतशायर, या फिर नकली शायर को मुतशायर कहा जाता है। यूजीनो मोंताले किस सदी के शायर हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? ये सारा क्वेश्चन तो वीवीआई है, ऑल ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, तो सब का सब आपके माइंड में घुरा जाना चाहिए। घुरा जाना मतलब जिस तरह पानी आप लोग पीते हैं ना, उस तरह ये सारा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में पानी की तरह बहना चाहिए, एकदम हर एक सवाल गूंजना चाहिए आप लोगों के माइंड में। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ कर ना आए। देखिए यूजीनो मुंताले जो हैं वो क्या 21वीं सदी होगा या फिर 22वीं सदी होगा, बताइए। यूजीनो मुंताले किस सदी के शायर हैं? 22वीं सदी या फिर 21वीं सदी? आप सभी लोग आंसर बताइए। एज अ होमवर्क आप सभी को मैं कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन छोड़ भी दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं ये पूरा एपिसोड 1 2 अलग अलग करके एपिसोड कराई थी, तो हर एक क्वेश्चन का तो आंसर बताई ही हुई हूँ, लेकिन इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर आप ढूंढिए, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताई हूँ और क्वेश्चन कराई हूँ। तो थोड़ा मेहनत कीजिए ताकि कोई कोई क्वेश्चन आप लोग को परमानेंटली फिट हो जाए। यूजीनो मुंताले किस सदी के शायर हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? तो यगाना चंगेज़ी की वफ़ात हो गई थी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन की उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन है? ऑप्शन ए में है काला पानी, बी में है यादों की बारात, सी में है अपनी तलाश में और डी में है अमाल नामा। तो उर्दू की पहली खुदनविश्त मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम है काला पानी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि राजेंद्र सिंह बेदी इब्तदा में किस नाम से लिखते थे, तो वो मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई मोहसिन लाहौरी के नाम से शुरुआत में लिखा करते थे। अगला सवाल कि हर मुल्क मुल्क मास्त से क्या मुराद है, तो हर मुल्क मुल्क मास्त से मुराद है कि हर मुल्क हमारा है। बंजारों के लिए हर मुल्क मुल्क मास्त होता है, ठीक है। वो कहीं पर भी अपना टेंट डाल सकते हैं, डेरा डालेंगे और रहना शुरू कर देंगे। अबलाग के मानी क्या है, ये बताना है आपको कि अबलाग का क्या मतलब होता है। ये तो बहुत आसान सवाल होगा आप सभी लोगों के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, अबलाग का मानी। ऑप्शन ए में पहचानना, बी में है मांगना, सी में है देना और डी में है बताना। तो ऑफ कोर्स इसका जो सही आंसर होगा 41 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहचानना। अबलाग का मानी होता है पहचानना, इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि वजीर आगा 42 नंबर सवाल है कि वजीर आगा ने महानामा अवध पंच कहाँ से, अवध पंच का कहाँ से इजरा किया, इजरा रहेगा, ठीक है, इजरा। ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है लखनऊ, सी में है कानपुर और डी में है पटना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, लखनऊ से महानामा यानी कि मंथली मैगजीन था जो अवध पंच, उसका इजरा किए थे, शुरुआत किए थे आप कह सकते हैं। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाकयात को बयान किया गया है, तो ये तो बच्चा बच्चा सभी लोग जानते हैं कि बागो बहार में टोटल 4 दरवेशों के वाकयात को बयान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था, तो वो हुआ था इनको 1801 में, और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही वो बागो बहार जैसा किताब लिखे थे। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है, ये भी तो आसान सवाल है ना। ऑप्शन ए में है बिशन सिंह, बी में है फतेह सिंह, सी में है मानक सिंह और डी में है किशन सिंह। तो टोबा टेक सिंह का जो असल नाम यानी कि रियल नेम है वो है बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए वो जो मैं 36 नंबर क्वेश्चन छोड़ दी थी ना, एक काम करती हूँ, नहीं तो कहेंगे मैम बीच में आप अब हमको क्यों ये कर रही हैं, हम लोगों को क्यों परेशान कर रही हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर बता ही दीजिए। तो देखिए मैं बता दे रही हूँ इसका। यूजीनो मुंताले किस सदी के शायर थे, तो वो हो जाएगा 20वीं सदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 36 का ऑप्शन नंबर बी, 20वीं सदी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 46 पर थे, 46 तक हो गया। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, तो वो था बिशन सिंह। ये सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं तो इसमें छूटने वाली एक भी बात नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, ठीक। क्योंकि टोटल बुक का ऑब्जेक्टिव का निचोड़ निकल रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल कि टोबा टेक सिंह की किस शय का नाम है। ऑप्शन ए में है एक पागल, बी में है एक मकाम, सी में एक शय और डी में है एक डॉक्टर। तो टोबा टेक सिंह जो है ना, ये एक पागल का नाम है। कभी कभी गांव दे देता है एक गांव का, तो गांव दे तो गांव टिक करेंगे, पागल दे तो पागल टिक करेंगे, क्योंकि दोनों का नाम एक ही था। जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या है, अल्लामा हैरत बदायूनी। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी में देखिए अल्लामा हैरत बदायूनी होगा, बदाई हो गया है, गलत थोड़ा सा टाइप हो गया, लेकिन उससे आप लोग भावनाओं को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है, लिखने वाले कौन है, तो वो सलाम बिन रज़ाक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। धीरे से टिक करके आगे बढ़िए। 50 नंबर सवाल की अफसाना इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी, तो चौथी दर्जे तक हुई थी इब्राहिम सक्का की तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 51 नंबर सवाल कि फतूर के मानी बताइए। ऑप्शन ए में है तोड़ने के, बी में है खोलने के, सी में है बंद करने के और डी में है खाने के। तो फतूर का मानी होता है तोड़ने के। 51 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फतूर से ही इफ्तार बना है और इफ्तार से ही इफ्तारी बनी हुई है, जिससे हम लोग रोज़ा की भूख को तोड़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे। ए में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी में है अब्दुल हलीम शरर, सी में है शिबली नोमानी और डी में है मौलाना फ़ारूक। तो सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद यानी कि टीचर का
नाम था शिबली नमानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के जदे अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, यानी कि उनके जो दादा परदादा थे वो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो वो बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे, बदख्शा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अरबी शहर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, तो वो थे मुतनब्बी। मुतनब्बी का शेर पढ़ रहे थे बेचारे मियाँ रज़ा, मिस्टर रज़ा, और गलत पढ़ दिए तो मौलवी साहब भगा दिए, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, हालांकि प्यार से, बहुत प्यार से उसको फटकार लगाए थे मिस्टर रज़ा को, और उसकी बेइज्जती किए थे मौलवी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए में काजी वारिश अली, बी में है काजी हाफिज़ अली, सी में है काजी हारिश अली, और डी में है काजी दानिश अली। तो एहसान दानिश के वालिद का नाम था काजी दानिश अली। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56 की, एहसान दानिश ने अरबी व फ़ारसी किससे सीखी? ऑप्शन ए में हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा, बी में हाफिज़ मोहम्मद मुर्तज़ा, सी में हाफिज़ मोहम्मद इर्तज़ा, और डी में है हाफिज़ मोहम्मद शेरानी। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा होगी मैं स्लो बोल रही हूँ, तो अगर आप लोगों को स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है मैं फास्ट बोल रही हूँ तो स्लो कर सकते हैं। सारा सिस्टम यूट्यूब ने दे रखा है फास्ट स्लो करने का। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी मैं तो कहूँगी कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को खुद से बताने की कोशिश कीजिए, इस तरह याद भी होता है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एहसान दानिश ने अरबी व फ़ारसी किससे सीखी? तो वो सीखे थे हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखे थे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला मरसिया आम तौर से किसे करार दिया जाता है, यानी कि उर्दू का पहला मरसिया किसे माना जाता है? तो उर्दू का पहला मरसिया माना जाता है नौसरहार को, नौसरहार। ठीक है, अगला सवाल, मीर अनीस का पूरा नाम लिखिए। तो उनका पूरा नाम है मीर बबर अली अनीस। जानते हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? तो गुलजार नसीम, नाम ही में है नसीम, यानी कि ये दया शंकर नसीम का लिखा हुआ है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में किस नाम से मशहूर थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना इम्पोर्टेंट है। वीवीआई आप लोग मस्ट वीवीआई इसको लगा लीजिए। मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में यानी कि शुरुआत में किस नाम से मशहूर थे? तो मशहूर थे मिर्ज़ा नौशा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं तो सवाल इस तरह से पूछेगा कि मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन से शायर मशहूर हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यगाना चंगेज़ी, मिर्ज़ा गालिब, और अलग अलग शायर का नाम दे देगा। और फिर तो इसका आंसर आपको पता रहेगा तभी तो आप लोग बताएंगे ना। तो ये याद रखिएगा, मिर्ज़ा नौशा के नाम से मिर्ज़ा गालिब को जाना जाता था। गज़ल किस सिन्फ शायरी से महफूज है? देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, लेकिन गज़ल जो है ना ये कसीदे की तशबीब से माखूज है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, यहाँ पर माखूज रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गज़ल जो है ना कसीदे के तशबीब से माखूज है। 61 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमू है, यानी कि किसका शेर व शायरी का किताब है? तो ये किताब है खलीलुर रहमान आज़मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्ज झैल में कौन से शायर उदे हैं? अवध पंच, ये अवध पंच रहेगा। अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार किए जाते हैं, यानी कि शामिल किए जाते हैं। तो वो है अकबर इलाहाबादी। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, धाए से आप लोग टिक करेंगे। खेती नज़्म की हैयत क्या है? तो खेती नज़्म की हैयत है कि खेती नज़्म जो है ना, यानी कि इसकी प्रकृति वो आज़ाद नज़्म की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अमीक हनफी का पहला मजमूआ यानी कि पहला किताब का क्या नाम है? तो अमीक हनफी के पहले किताब का नाम है संग पैराहन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट वीवीआई वीवीआई में बोल दे रही हूँ। अब सवाल पूछेगा आप लोग के फाइनल एग्जाम में, तो अब हमसे नहीं कीजिएगा कि मैम आपने बताया नहीं था। 66 नंबर है कि खेती नज़्म के शायर कौन है? तो खेती नज़्म के शायर अमीक हनफी हैं। अगला सवाल कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे? तो उनकी उम्र जो थी ना वो 35 बरस थी जब वो कांग्रेस के सदर बने थे।
गुबार खातिर के खतूत किस जेल में से लिखे गए थे? तो गुबार खातिर के जो खतूत है ना, ये लिखे गए थे अहमदनगर की जेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर वो बाग बहार जैसी किताब को तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेट किए थे। शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज्म का तर्जुमा है? तो ये जो है ना, इतालवी ज़ुबान के नज्म का तर्जुमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, ये यहाँ पर इतालवी रहना चाहिए। इतालवी यानी कि इटालियन भाषा में ये नज्म थी, उसको उर्दू में तर्जुमा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इतालवी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 71 नंबर की, मंटू के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। ऑप्शन में आतिशबारे, बी में है नमरूद की खुदाई, सी में सयाह हाशिए और डी में है सड़क के किनारे। तो मंटू के पहले अफसानवी मजमुए यानी कि कहानी के किताब का नाम है आतिशबारे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 कि इसरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई? तो इसरारुल हक मिजाज की पैदाइश हुई थी 1911, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वली दखनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी? यानी कि वली दखनी किस शहर के बारे में मसनवी लिखे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राशिक अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो शेख गुलाम अली नाम था। ऑप्शन में तो ऑप्शन ए में शेख गुलाम मोहम्मद है, शेख गुलाम अली किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? यानी कि कसीदा लिखने वाले शायर कौन है? तो जो सबसे पहला कसीदा गो शायर है वो है नुसरती। नुसरती ऐसे रहेगा, नुसरती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अता काकवी ने गमे अरसद किसकी मौत पर लिखा? तो वो अपने बेटे की मौत पर लिखे थे, जिनका नाम था अरशद काकवी। अददी एतबार से जो किस अदद के बराबर है? अददी एतबार से, ये अदद से आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभी भी नहीं भी पूछता है अदद से, लेकिन फिर भी इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन डाल दी हूँ कि अददी एतबार से जो किस अदद के बराबर है? तो ये बराबर है 900 के बराबर। यानी कि जो का जो अदद होता है संख्या, वो 900 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कि दर्ज झैल में किस शायर को नोबल इनाम से नवाजा गया? ए में है अली सरदार जाफरी, बी में यूजीनो मोंताले, सी में मीर अनीस और डी में है अकबर इलाहाबादी। तो यूजीनो मोंताले ही तो थे वो जिनको नोबल इनाम से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? तो 1975 में नवाजा गया था। पूरी कहानी तो मैं आपको चैप्टर में पढ़ाई ही थी। दौलत इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो वो अपनी महबूबा के कदमों पर सब कुछ निसार कर देना चाहता है। अमी खनफी का एक तवील नज़्म का नाम बताइए। उनका एक तवील यानी कि बहुत ही लंबा नज़्म है, कविता, वो है सिंदबाद। सिंध और बाद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1997, इज द करेक्ट आंसर। साहिर लुधियानवी का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? तो साहिर लुधियानवी का ताल्लुक हिंदुस्तान के पंजाब से था। ठीक, सौदा के वालिद का क्या नाम था? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम था। देखिए, ऑप्शन ए में मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, बी में मिर्ज़ा मोहम्मद और मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ीक और डी में मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। आपको ऑप्शन से ही लग जाएगा कि हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी इज़ द करेक्ट आंसर। इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? तो बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। ठीक है, अगला सवाल कि शफ़ी जावेद कब पैदा हुए? तो उनकी पैदाइश जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया। तो उसका नाम मोहम्मद अली खुद था, इसी वजह से तो वो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया। पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू कर दी? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर शुरू कर दी थी। कलई फेरना का मानी बताइए। कलई फेरना का मतलब होता है ऐब को छुपा लेना। ऑप्शन नंबर ए ऐब को छुपाना।
कलई फेरना, और कलई खोलना मतलब ऐब जाहिर कर देना, राज खोल देना। मुतशायर किसकी नज़्म है? तो मुतशायर आप सभी लोग जानते हैं, सब कुछ तो आपको पता ही है। मुतशायर ये जो नज़्म है ये ज़फ़र कमाली की लिखी हुई नज़्म है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक़ किस तहरीक से रहा है? तो अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक़ रहा है तरक्की पसंद अदबी तहरीक से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये नावल लिखा करते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, नावल से है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़, और नज़ीर जाल से रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँदानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँदानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पर कि फ़रतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे, और मियाँदानी जो थे वो शेर को नस्र की तरफ पढ़ देते थे। तो इन दोनों में एक एक यूनिक गलती थी जो हमेशा ये लोग करते थे। किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं? तो कौन से वो शायर हैं? तो मीर तक़ी मीर, आपको याद होना चाहिए। इन्हीं का एक शेर मैं आप सभी को जो हमेशा कहती हूँ कि खीर बनाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठा ढोल बजाए। ठीक है, तो ये मीर तकी मीर का ही शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे, नगमा तेरा ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, यह किसकी गज़ल का मिसरा है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो मिसरा है ये खलीलुर रहमान आज़मी का है कि हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे, नगमा तेरा ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। अगला सवाल कि मिर्ज़ा नौशाद के नाम से कौन से शायर मशहूर हैं? देखिए पूछ दिया है ना। ऑप्शन ए में ज़ौक़, बी में सौदा, सी में गालिब और डी में मीरसोज। तो ऑप्शन नंबर सी गालिब टिक करेंगे तुरंत। अगला सवाल 97 नंबर की मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो उनकी पैदाइश उनके नानिहाल आगरा में हुई थी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन उनका मज़ार कहाँ है? तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ, यहाँ पर सिन्फ रहेगा। तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? तो कसीदा से है ना। कसीदे का पहला वाला हिस्सा ही तशबीब कहलाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 99 नंबर सवाल कि मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया वंस फ्रीडम किस ज़बान में है? किस ज़बान में वो लिखी गई है? तो वो लिखी गई थी इंग्लिश, अंग्रेज़ी ज़बान में। अगला सवाल 100 नंबर पर पहुंच चुके हम लोग। मौलाना आज़ाद कितने महीने रांची में नज़रबंद रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो टोटल 44 महीने जो हैं रांची में नज़रबंद रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस बात पर लाइक तो बनता है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, एंड जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये आपका लास्ट क्लास आप कह सकते हैं। पूरे मुकम्मल आप लोगों को करा दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप लोग को एक ही वीडियो में करा दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में जाते जाते, क्योंकि अब आप लोगों की विदाई हो जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कम से कम 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, और उनसे भी कहेंगे कि वो लोग भी कम से कम 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। इस तरीके से आपके जो जूनियर हैं उनको जोड़ना है आपको, क्योंकि आप तो अब आगे अगले क्लास में चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपसे जो जूनियर अभी 12th में आ रहे हैं, जो 10th में आ रहे हैं, उनसे सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल को, और पढ़ने की तलकीन करेंगे कि हाँ ज्ञापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई किया जाए। ठीक है, तो आपको हमारे लिए बस इतना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर सवाल को देखते हैं। 101 नंबर सवाल है कि जिलानी बानो के अफसाने का नाम बताइए। तो जिलानी बानो के अफसाने यानी कि कहानी का नाम है प्रॉमिस, जिसके मेन कैरेक्टर है कौन? तो अम्मो। वज़ीर आगा की किताब का नाम बताइए। तो वज़ीर आगा की किताब का नाम है तख्लीक के अमल, वही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 103 नंबर सवाल कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिन अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी? तो वो 50 साल पहले ही, यानी कि 50 साल किबल ही बना लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 104 नंबर सवाल है कि शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफी देता है? तो वो एक ही अशरफी देता है, और वो जब अशरफी देता है
तो वो जो फ़कीर है वो शहज़ादे को ढेर सारी दुआएं दे डालता है, बोलता है कि तू लगता है कि इस शहर का नहीं, इस मुल्क का नहीं है। वली के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा? ए में है सनाउल्लाह, बी में रज़ाउल्लाह, सी में बरकतुल्लाह और डी में ज़फ़रुल्लाह। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए सनाउल्लाह नाम था शागिर्द यानी कि स्टूडेंट का। वली दखनी ने किस मदरसे में तालीम पाई? तो वली दखनी जो थे वो मदरसा, क्या नाम था उसका, हिदायत बख्श। 106 का ऑप्शन नंबर बी मदरसा हिदायत बख्श इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल कि मिजाज को कहाँ की फ़िज़ा रास आई? तो मिजाज लखनवी जो है ना, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा रास आई थी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 108 नंबर सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम था, आप सभी लोग बताइए, ये तो एकदम आसान सवाल है, हरसू दयाल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 109 नंबर सवाल है कि हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सर्वोदय। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, 110 तक हम लोग आ चुके हैं कि ज़ेर निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है, यानी कि क्वारंटीन इस कहानी के लिखने वाले कौन हैं? तो क्वारंटीन इस अफसाना के जो अफसाना निगार हैं वो है राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश कौन नहीं जानता है, 1915 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 112 नंबर प्रश्न कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू के साथ साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो उर्दू के साथ साथ ये फ़ारसी ज़बान, फ़ारसी भाषा में भी शायरी किए थे, लेकिन मशहूर हुए सबसे ज़्यादा उर्दू शायरी में। किए थे तो दोनों में, पहले फ़ारसी से ही इनकी शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि चलो उर्दू में भी देखते हैं, मशहूर हुए उर्दू में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं साइंस पढ़ाती थी पहले, लेकिन फिर उर्दू जब मैंने पढ़ा है तो आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आया उर्दू पर कि फिर आप सभी लोगों ने मुझे उर्दू दुनिया में ही मशहूर कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब थे, फ़ारसी में भी वो शायरी करते थे, लेकिन मशहूर हुए उर्दू शायरी में। इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है? तो फिल्मी दुनिया से तो ताल्लुक साहिर लुधियानवी का ही रहा है ना। देखिए यहाँ पर साहिल लिखा गया है, साहिर रहेगा एकदम लंबा सा रे, साहिर लुधियानवी, ये फिल्में भी लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर सवाल कि शायर ने नज्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? तो मिस को, यहाँ पर इस लिखा गया है, मिस लिखा जाना चाहिए, मिस को। मिस नाम की लड़की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है, बर्क कलीसा नाम के चैप्टर से ये सवाल उठाया गया है। बर्क का मतलब बिजली और कलीसा का मतलब चर्च, चर्च की बिजली मिस नाम की लड़की को ही कहा गया है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर के सबब मशहूर हुए? तो वो ज़रीफ़ाना शायरी में, यानी कि ज़रीफ़ शायर के तौर पर जो है ना मशहूर हुए थे। और यहाँ पर ज़रीफ़ाना थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ज़रीफ़ाना ऐसे रहता है, उर्दू टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है, लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी। बातों में क्या रखा है, भावनाओं को यहाँ पर आप लोग समझिएगा। ठीक है, उर्दू में थोड़ा मिस्टेक होता रहता है। 116 नंबर सवाल है कि मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मुहिउद्दीन था, ये सभी लोग जानते हैं, ऑफ कोर्स आप लोग भी जानते होंगे। 117 नंबर सवाल है कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के किस शोबे के वज़ीर बनाए गए थे, यानी कि किस डिपार्टमेंट में वो मंत्री बनाए गए थे? तो वो वज़ीर तालीम बनाए गए थे, यानी कि शिक्षा मंत्री। सोचिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना वो शिक्षा मंत्री बने थे। किस किताब पर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो शिकस्ता बूतों के दरमियान, शिकस्ता इस तरह रहेगा, शिकस्ता बूतों के दरमियान। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 119 नंबर सवाल कि इब्राहिम सक्का की मौत किस हालत में हुई? तो इब्राहिम सक्का की मौत हुई थी महबूबा की कब्र से लिपट कर, सोते हुए भी नहीं हुई थी, सफ़र में भी नहीं हुई थी, महमूद के घर वालों ने भी नहीं मारा था, महबूबा की कब्र थी, उससे लिपट लिपट कर बेचारा खूब रोया था और अपना जान दे बैठा। इसको कहते हैं असली मोहब्बत। लेकिन ये सब चक्करों में बिल्कुल पढ़ना बेकार है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है माय डियर स्टूडेंट, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा आप सभी लोग। 126 नंबर क्वेश्चन कि अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है?
कौन से गांव का कहानी बयान किया गया है, तो धोरन गांव रहता है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, धोरन ऐसे रहता है, धोरन, ठीक, धोरन गांव, बी इज द करेक्ट आंसर। 121 नंबर प्रश्न कि किन दो जुबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक से अदबी ताल्लुक है। ऑप्शन ए में उर्दू हिंदी, बी में अरबी उर्दू, सी में अरबी फारसी और डी में हिंदी और मराठी। लो, यहाँ पर इसका सही आंसर 121 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप सभी लोग बता सकते हैं। मैं बताती हूँ उसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ए लगाएंगे और कुछ लोग डी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल को ध्यान से सुनिए, किन दो जुबानों के अदब से इस्लाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था। तो दो जुबान वो था हिंदी और मराठी। ये तो उर्दू तो जानते ही थे, उर्दू में इनको महारत हासिल थी, उर्दू जानते थे, इनके अलावा हिंदी और मराठी भी जानते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही जवाब है। उर्दू, हिंदी और मराठी ये तीनों जुबानें जानते थे सलाम बिन रज़ाक। आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर सवाल कि सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। तो सैयद अजीज़ अहमद जो है ना वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश यानी कि रिटायर हुए रहते हैं। आप सभी लोगों को खैर पूरी कहानी तो पता ही होगा। रवि रंजन कौन थे, तो वो दोस्त थे सैयद अजीज़ अहमद के। अगला सवाल कि रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कब हुई। यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, क्या बताया जाए उर्दू टाइपिंग का, लेकिन आप लोग, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रही हूँ, आप सभी लोग समझ जाइए। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कब हुई थी, ये सवाल पूछा गया है और इसका सही आंसर 1786 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, रजब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम क्या था। उनके पिताजी का नाम बताना है। अकबर अली बेग, असगर अली बेग, अतहर अली बेग और या फिर मजहर अली बेग। तो उनके पिताजी का नाम था मिर्ज़ा असगर अली बेग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 126 नंबर, किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ा लेते हैं। तो वो रहता है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल हालांकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी होता है, सूंघना पसंद करते हैं कोई बात नहीं है। 127 नंबर प्रश्न देखिए कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था। ऑप्शन ए में है हातिम अली, बी में कासिम अली, सी में शारी अली और डी में हाशिम अली। तो ये तो आसान सवाल है, उनके वालिदैन कासिम अली नाम रखे थे ख्वाजा हसन निज़ामी का। अगला सवाल कि अली सरदार जाफरी के अफसानों का मजमुआ जो मंजिल है वो कब शाये हुआ। यानी कि अली सरदार जाफरी का किताब मंजिल कब शाये हुआ था, यानी कि कब प्रकाशित हुआ था। 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। ये तो आसान सवाल है। 129 नंबर सवाल कि तारों भरी रात किस तरह चलती है। तो तारी भरी भरी रात, भरी नहीं, तारों भरी रात किस तरह चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंसती हुई। हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, ये जो है ना कौन से चैप्टर से है, गुफ्तगू नाम के चैप्टर से सवाल उठाया गया है। 137 नंबर भी सवाल जो है ना गुफ्तगू से ही है। गुफ्तगू नज्म को शायर ने किसके लिए लिखा है, किसके नाम लिखा है। तो हिंद व पाक की दोस्ती के नाम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंज कैसा जाम छलकाता है। तो जहर का जाम छलकाता है। ठीक, अगला सवाल 132 नंबर कि अली सरदार जाफरी को पद्म श्री का अवार्ड कब मिला। तो इनको पद्म श्री का अवार्ड मिला था 1967। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1941 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई। तो बदायूं में हुई थी। ये तो खैर पता ही है, जिलानी बानो और बदायूं एक दूसरे से रिलेटेड है। आप डायरेक्टर की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरेंगे, यह बात किसने कही। तो इनकी बीवी, डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद की बीवी जो रहती हैं वो कहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था। तो वो लो ऑन इंटरनेट नाम का प्रोग्राम देख रहा था, कार्टून टाइप का ही होता है ये। ख्वाजा भी कौन थी। तो ख्वाजा भी एक खादिमा थी, कहीं कहीं ऑप्शन में नौकरानी भी देता है, उसको भी आप टिक कर सकते हैं। बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो बागो बहार ये एक दास्तान है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और दास्तान बहुत ही लंबी कहानी को कहते हैं जिसको हम एक ही बैठक में पढ़ नहीं सकते। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है। तो बागो बहार ये जो
जिस किताब का तर्जुमा है उस किताब का नाम है चहार दरवेश। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चहार दरवेश, नाम ही में चहार दरवेश, यानी कि इस किताब में 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है, ऑप्शन में दिया रहेगा 4 दरवेश, उसको धीरे से टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मीर अमन का तखल्लुस क्या था। तो ये तो आसान सवाल है ना, इस दुनिया का इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। मीर अमन देहलवी का तखल्लुस याद रखिएगा, लुत्फ था। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल कि जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफ़र हुआ था। अल्लाह ताला हुक्म दिए थे कि जाओ मेरी बनाई हुई दुनिया पर आबाद हो जाओ। हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि राइटर, लिखने वाले कौन है। तो हिजरत नाम के इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है अहमद जमाल पाशा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हिजरत का मतलब होता है माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, छोड़ करके। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना घूमने के लिए कहीं ना कहीं, उसी को क्या कहते हैं हम, हिजरत, यानी कि माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं किया। यह बात किसने कही। तो ये बात कही रहती है बीवी, अम्मो की, अम्मो के जो बेटे रहते हैं उसकी बीवी कही रहे, बीवी, एक मिनट, बेबी, बेबी यहाँ पर होना चाहिए, बीबी लिखा गया है, बीवी ही रहती है, बीवी ही रहती है जिसका, जिसको अम्मो का बेटा क्या बुलाता है, बेबी बुलाता है। अक्सर आजकल क्या हो रहा है, बीवी को बेबी बुलाया जा रहा है, बेबी, सोना, यही सब पुकारा जाता है। कोई बात नहीं है, एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है। 144 नंबर क्वेश्चन की मौलाना आज़ाद ने रसाला लिसानुल सिद्क किस उम्र में जारी किए थे। तो ये जो रिसाला था यानी कि पत्रिका, इसको जारी किया गया था 15 बरस की उम्र में, यानी कि मौलाना आज़ाद जो 15 साल के थे तब इन्होंने ये पत्रिका जारी किया था। मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। तो इनके वालिद का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, मौलाना खैरुद्दीन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 146 नंबर क्वेश्चन कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश हुई रहती है बलरामपुर में। अगला सवाल के मंदरज झैल में से कौन अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमू यानी कि कहानी का किताब है। फटाफट आप लोग आंसर बताइए। उसका नाम है मंजिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अल हलाल अखबार मौलाना आज़ाद ने कब निकाला था। तो ये निकाला गया था 1912 में। ऑप्शन नंबर सी। तारीफ उस खुदा की किसका अफसानवी मजमू है, यानी कि किसका कहानी का किताब है। तो ये तारीफ उस खुदा की ये किताब जो है ना, ये किताब लिखा गया है शफ़ी जावेद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 150 नंबर सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था। तो उन्हें मिला था 500 रुपए का इनाम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 151 नंबर प्रश्न कि जो छः छः मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस कलाम में 6 6 मिसरा पाया जाए उसे कहा जाता है, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है मुसद्दस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 152 नंबर सवाल कि शायर को मिस कहाँ मिली। तो शायर को मिस मिली रहती है कलीसा, यानी कि चर्च में। बर के कलीसा चैप्टर का तो नाम ही है। अगला सवाल 153 नंबर कि अकबर इलाहाबादी के लड़के हासिम की कितनी उम्र में, कितने साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तो उनका जो बेटा था हासिम, वो 13 साल का था, सॉरी 13 साल का था, तो उसका इंतकाल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ। तो उनका इंतकाल हो गया था 1982 में। 155 नंबर सवाल कि रेहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी। तो 12 आने थी, 12 आना मिलता था, और उस वक्त के लिए ये बहुत ही ज़्यादा था। शामिल निसाब दास्तान फसाना अजायब के मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि राइटर, लिखने वाले। तो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर हैं। और फिर अगला सवाल कि वाजिद अली शाह ने कितने रुपए माहनामा पर सुरूर का तकर्रुर किया। कितने रुपए माहाना पर, यानी कि मंथली इनकम कितना था इनका। वाजिद अली शाह ने कितने रुपए महाने पर सुरूर, यानी कि रजब अली बेग सुरूर का तकर्रुर किया था। इनका मंथली कितना था, मंथली इनकम, तो वो था 50 रुपये। सोचिए उस वक्त के लिए 50 रुपये कितने ज़्यादा है। ठीक। अल्फाज के हाथों में क्या है। तो संग दुश्नाम है, यानी कि गाली के पत्थर हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे पर फेंका करते हैं। तमाम इंसान किसकी खेती है।
तो तमाम इंसान वक्त की खेती है। जिस तरह हम फसल को बोते हैं उसी तरीके से वक्त हम सभी को बोता है और फिर काट लेता है। अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1928 ईस्वी में। अमीर हनफी के ऑल इंडिया रेडियो में हैसियत क्या थी, यानी कि किस ओहदे पर ये नौकरी करते थे, किस पोस्ट पर? तो स्टेशन डायरेक्टर। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में स्टेशन डायरेक्टर ये थे। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, ये सवाल है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी मक्का मुकरमा में। ये तो बहुत ही आसान सवाल। 163 नंबर। मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई, यानी कि इनका मौत? तो 1958 में हो गया था इनका इंतकाल। यगाना चंगेज़ी का रियल नेम? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख जा रहा है। इसको धीरे से टिक कीजिए। खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे, यानी कि टीचर थे? किस यूनिवर्सिटी में? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। असदुल्ला खां गालिब का पहले पहल तखल्लुस क्या था? ये बच्चा बच्चा जानता है कि पहले असद था, उसके बाद में बदल गया मिर्ज़ा गालिब, गालिब लगाना शुरू कर दिए। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। बी धीरे से टिक कीजिए। अगला सवाल, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? तो वो लखनऊ में हुई थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। दर्ज झैल शेर के शायर कौन है? यहाँ पर शेर दिया गया है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ये एक ये शेर है ना, ये है मिर्ज़ा गालिब की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई थी। ये तो आप भी जानते होंगे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल के मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो 1869 में इनकी वफ़ात हुई थी। बी इसका हो जाएगा। ठीक है। जेर निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है, यानी कि लिखने वाले कौन है? तो क्वारंटीन इस कहानी के जो राइटर हैं वो है राजेंद्र सिंह बेदी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, क्वारंटीन अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? तो वो है विलियम भागो। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद का नाम था हीरा सिंह बेदी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन के राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल हो गया था 1984 ईस्वी में। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 176 नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है कि साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था, यानी कि किस स्टेट से था? तो साहिर लुधियानवी का ताल्लुक पंजाब से था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस ज़बान से आई है? तो गीत की रिवायत जो है ना वो उर्दू ज़बान में हिंदी ज़बान से आई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर। ठीक है। साहिर का असल नाम क्या है? साहिर का रियल नेम अब्दुल हई है। तो ऑफ कोर्स अब्दुल हई इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आप सोचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत में कितनी बार आया है? तो साथ ही हाथ बढ़ाना ये गीत में 6 बार आया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, यह गीत किस फिल्म का है? तो तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये जो गीत है धूल के फूल फिल्म का गीत है, इसी के लिए ये गीत लिखा गया था। सौदा की पैदाइश कब हुई? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल, कसीदे का नक्काश अव्वल यहाँ पर पूछा गया है। कसीदे का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो कसीदे का नक्काश अव्वल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशिद अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1797 ईस्वी में। राशिद अज़ीमाबादी किस मशहूर शायर के शागिर्द यानी कि स्टूडेंट थे? ए में है मिर्ज़ा, देखो, मिर्ज़ा मीर। बी में मिर्ज़ा गालिब। सी में है ख्वाजा मीरदर्द और डी में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी गलत ही टाइप हुआ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन कि वली दखनी का इंतकाल कब हुआ? ए में है 1719, बी में 1720, सी में 1721 और डी में 1728। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
1720 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ जो टाइप हुआ है इसको मैं ठीक कर देती हूँ। राशिक अजीम आबादी जो है ना यहाँ पर मिर्ज़ा जो है ना की मीर हो गया है, ये गलत है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, मीर तकी रहेगा, मीर तकी मीर, मीर मोहम्मद, सॉरी मीर नहीं, यहाँ पर मिर्ज़ा भी हो गया है, मिर्ज़ा टाइप हो गया है, मिर्ज़ा नहीं रहेगा, मोहम्मद तकी मीर, मोहम्मद तकी मीर, ठीक है। मोहम्मद तकी मीर के शागिर्द थे राशिक अजीम आबादी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 186 नंबर सवाल की हैदराबादी उल्मा के मुताबिक वली का रियल नेम क्या है? तो वो है सैयद वली मोहम्मद। हैदराबादी उल्मा के मुताबिक, गुजराती मुहक्किन के मुताबिक यानी कि गुजराती रिसर्चर के मुताबिक वली की जाए पैदाइश आपको बतानी है, यानी कि किस जगह ये पैदा हुए, तो अहमदाबाद में ये पैदा हुए थे। ज़ेर निसाब नज़्म आवारा के शायर कौन हैं? तो आवारा के जो शायर हैं वो मिजाज लखनवी हैं। इनका मिजाज जो है ना आवारा हो चला है। मिजाज का इंतकाल कब हुआ? तो ये भी तो आसानी ही सवाल है। इनका इंतकाल हो गया था 1955 इज़ द करेक्ट आंसर। 190 नंबर क्वेश्चन की मिजाज लखनवी के वालिद का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था सिराजुल हक। सी हो गया इस सवाल का सही जवाब। 191 नंबर प्रश्न कि मिजाज लखनवी ने किस साल पाकिस्तान का सफ़र किया था? तो पाकिस्तान की सड़कों पर जाकर खूब नाचे खूब गाए 1951 में। फिर उनको डबल क्या हो गया, निमोनिया, साथ में सेकंड का फालिज का हमला हो गया उन पर। जोशमली आबादी की बेगम का नाम क्या था? तो उनकी बेगम का नाम था अशरफ जहाँ, मुशर्रफ रहेगा, मुशर्रफ सॉरी, मुशर्रफ जहाँ बेगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 193 नंबर कि जोशमली आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? जोशमली आबादी की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 194 नंबर सवाल है कि जोश की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो जोशमली आबादी की नज़्म जो है वो है शिकस्त जिंदा का ख्वाब। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 195 कि जोशमली आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो उनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हो गया था। और उधर से यहाँ पर उधर से टाइप हो गया, इनमें दर्ज झैल में रहेगा, दर्ज झैल में से कौन? जोशमली आबादी की किताब नहीं है। ए में है 16 व शबनम, बी में हर्फ व हिकायत, सी में है यादों की बारात और डी में है लहू पुकारता है। तो जोशमली आबादी की किताब जो है वो 16 व शबनम भी है, हर्फ व हिकायत भी है, यादों की बारात भी है, लेकिन लहू पुकारता है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नहीं कौन सा है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। जय प्रकाश नारायण का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो ऑफकोर्स कामिल इनकलाब यानी कि संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हो गई थी 1902 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर कि क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, ये किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का दर्जा मिला था, यानी कि पोस्ट इनको मिला था लेफ्टिनेंट कर्नल का। 200 सवाल तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, 200 सवाल और हम लोग 200 सवाल करेंगे। रेडी आप सभी लोग? जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर प्रश्न है कि नज़्म हम नहीं जानते कि मुतरजिम यानी कि ट्रांसलेटर कौन है? तो वो जाहिदा जैदी है। लिखने वाले तो यूजीनो मुंताले हैं, लेकिन जाहिदा जैदी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1845 में। अगला सवाल कि अकबर इलाहाबादी के वालिद कौन से हैं? तो अकबर इलाहाबादी के वालिद हैं सैयद फजल मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शब्द को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें कौन मरम्मत करता है? शब्द को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें मरम्मत करता है, यह जुमला किसके बारे में कहा गया है? तो वक्त, वक्त के बारे में कहा गया है। सी यानी कि वक्त क्या करता है?
हमें अपनी ज़िंदगी में फलने फूलने का मौका देता है। वक्त क्यों खुश होता है? तो वक्त जो है वो बदमस्त पाकर खुश होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वक्त इंसानों को क्या मौका देता है? तो वक्त जो है वो इंसानों को खुशहाली का मौका देता है कि भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी, जितना जीना चाहता है, जितना खुश रहना चाहता है, जितना दुखी रहना चाहता है अपनी ज़िंदगी में रह ले। उसके बाद से तो तेरी मौत तो होगी, मैं तुझे फसल की तरह काटूंगा। अकबर इलाहाबादी किस ओहदे से रिटायर हुए थे? तो अकबर इलाहाबादी जो है वो मुंसफी के पोस्ट से रिटायर हुए थे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी सवाल वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो उन्हें मिला था 1997 में। आंखों के दिए कब बुझ जाते हैं? तो मौत आने पर या फिर मौत आने के पहले। तो देखो मौत के, अच्छा मौत आने के पहले तो आंखों के दिए नहीं बुझते, मौत आने के बाद। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा यहाँ पर सेंस भी लगाना है। मौत आती है तो आंखों के दिए बुझ जाते हैं, हाथों के कॉल कुमलाते हैं, तो वही यहाँ पर पूछा गया कि आंखों के दिए कब बुझ जाते हैं? तो मौत आने के बाद आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, यानी कि दिए बुझ जाते हैं। मंदरजा झैल में से कौन अली सरदार जाफरी का तवील नज्म है, यानी कि बहुत ही लंबा नज्म है? तो वह है नई दुनिया को सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इकबाल शनासी किसका मशहूर किताब है? इकबाल शनासी ये अली सरदार जाफरी का ही किताब है। अगला सवाल है यहाँ पर कि ज़ुबान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? तो शायर जो है ना वो, आपको मैं बता दूं, मौत के मौत का वक्त जो है ना उस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है कि मौत का वक्त अब आ गया है, अब ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी। तो शायर मौत की हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। उरूस से आप क्या समझते हैं? तो उरूस का माने होता है दुल्हन। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 214 नंबर की, गम ख्वार से आप क्या समझते हैं? लो यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है क्वेश्चन ये। अच्छा कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 215 नंबर सवाल कि नज्म शब्बे कदर किसकी लिखी हुई है? नज्म जो ये शब्बे कदर है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है। नज्म शब्बे कदर को उर्दू का आप जदीद नज्म भी कह सकते हैं। किसके चटकने की सदा आती है? तो गुंजों के चटकने की सजा आती है। अगला सवाल यहाँ पर है कि अली सरदार जाफरी को पद्म श्री का अवार्ड कब मिला? तो पद्म श्री का अवार्ड मिला था 1967। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 218 नंबर सवाल है कि मौलाना आज़ाद की शादी किससे हुई थी? तो मोहतरमा जुलेखा बेगम है वो। तो ये देखिए दिया गया है मोहतरमा जुलेखा बेगम। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1888 में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। 220 नंबर सवाल कि मौलाना आज़ाद मिस्र, तुर्की और इराक के सफ़र पर किस साल रवाना हुए? तो इस सवाल का सही जवाब 1908 होगा। मिस्र, तुर्की और इराक के सफ़र पर रवाना हुए थे 1908 में ही। और 221 नंबर प्रश्न की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल के बदले कौन सा अखबार शाये किया गया? ए में है लिसानुल सिद्क, बी में है अल बलाग, बी में है तज़किरा और डी में इंडिया वंस फ्रीडम। तो अल हिलाल के बदले अल बलाग आया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल सही जवाब। गालिब के खतूत की कुल तादाद कितनी है? टोटल इनकी खतूत की जो तादाद है यानी कि संख्या तकरीबन तकरीबन 900। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, लगभग 900। अफसाना इब्राहिम सक्का किस अफसानवी मजमूए से लिया गया है? तो शिकस्ता बूतों के दरमियान। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर शिकस्ता बूतों के दरमियान अफसानवी मजमूआ ये किस साल शाये हुआ था? ये किताब किस साल शाये हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2001 में ये शाये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलाम बिन रज़ाक के एक हिंदी अफसानवी मजमूआ का नाम बताना है आपको। हिंदी अफसानवी मजमूआ यानी कि हिंदी की कहानी की किताब का नाम, तो वो है कामधेनु। ये इनका हिंदी अफसानों का मजमूआ है। सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? तो 2004 में। अफसाना इब्राहिम सक्का
का मरकज़ी किरदार यानी कि मेन कैरेक्टर, इब्राहिम सक्का का तो मेन कैरेक्टर खुद इब्राहिम सक्का ही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इब्राहिम सक्का होना चाहिए तो सबका लिखा गया है इब्राहिम सक्का, सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल्ला भैंसा कौन था, तो ये सबको ही जानता है। अब्दुल्ला भैंसा जो है वो सरपंच का लड़का था, सरपंच का लड़का। सफ़ी जावेद के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो उनके पहले अफसाने का नाम आर्ट और तंबाकू है। पहला कहानी आर्ट और तंबाकू को अफसाना, ये जो है आर्ट और तंबाकू नाम का अफसाना कहानी, ये कहाँ से शाये हुआ यानी कि कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये दरभंगा से प्रकाशित हुआ था। शफ़ी जावेद किस ओहदे पर मुकीम थे यानी कि किस पोस्ट पर वो काम कर रहे थे, तो वो गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी, डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीनों पोस्ट पर काम कर रहे थे यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए, तो इनकी पैदाइश हुई रहती है मुजफ्फरपुर में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज़ अहमद का चेहरा कैसा पाया गया, तो उनके चेहरे पर फातहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट थी और उसी के साथ उनका इंतकाल हो गया था। सही सही यहाँ पर देखिए गलती से टाइप हो गया है। सैयद अजीज़ अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे, तो अकेलापन की वजह से वो ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। शफ़ी जावेद ने कहाँ से एमए किया, तो शफ़ी जावेद हैं वो पटना यूनिवर्सिटी से एमए किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शफ़ी जावेद के एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। उनके किसी एक कहानी की किताब का नाम लिखकर बता देना है, वो है रात शहर और मैं, ए इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर शफ़ी जावेद कब पैदा हुए ये आपको बताना है, और शफ़ी जावेद की पैदाइश हुई थी 4 जनवरी 1935 यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर सवाल कि सैयद अजीज़ अहमद का अपना एक पुराना साथी क्या था, तो उनका एक अपना पुराना साथी था सिगरेट। दो इनके पुराने साथी थे, एक तो सिगरेट और दूसरा ट्रांजिस्टर। अगर ऑप्शन में सिगरेट दे सिगरेट टिक करेंगे, ट्रांजिस्टर दे तो ट्रांजिस्टर टिक करेंगे, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। आप बहुत काबिल बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ, बेटे ने यह बात क्यों कही, यहाँ पर कही रहेगा। बेटे ने यह बात क्यों कही अपने बाप से कि आप बहुत बड़े काबिल दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ, तो ये इसलिए कहता है बेटा क्योंकि माली तंगियों की वजह से वो परेशान हो गया रहता है। इनफैक्ट वो बेटा है, उसको भी काम करना चाहिए, अब बाप पर ही प्रेशर बनाएगा। तो ये सारी चीज़ देखकर जो है ना बाप बहुत ज़्यादा यानी कि सैयद अजीज़ अहमद बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। देखो बेटा ही बाप को डांट रहा है, तो माली तंगी थी उनके घर में, इसी वजह से बेटा कह पड़ा। अम्मो ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था, तो जनाजे को कांधा देने का प्रॉमिस लिया था। 241 नंबर प्रश्न कि जिलानी बानो की शादी किससे हुई थी, तो उनकी शादी जो है ना डॉक्टर अनवर नाम था, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि जिलानी बानो ने इब्तिदा में शायरी किस नाम से किया, तो सबा बदायूनी के नाम से की थी, सबा बदायूनी, ठीक ये में ही दिया गया है, सबा बदायूनी इज़ द करेक्ट आंसर। दर्ज झैल में से कौन जिलानी बानो का एक नाविल है, तो जिलानी बानो के नाविल का नाम है बारिशे संग, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। जिलानी बानो को कौन सा अवार्ड मिला था, तो उनको ये सभी अवार्ड मिले थे, मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, नकुश अवार्ड। पागलखाने के हिंद और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे, तो हिंदू और सिख पागल जो थे ना वो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे, और जो मुस्लिम पागल थे यानी कि सॉरी मुसलमान पागल वो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। 286 नंबर क्वेश्चन की सआदत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई, तो सआदत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी 11 मई 1912 ईस्वी को। यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, 247 नंबर किसकी पैदाइश कहाँ हुई, थोड़ा ये गलत हो गया है, छोड़िए इसको। आगे बढ़ते हैं जरा। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ अखबार पढ़ता था, उस अखबार का क्या नाम था, तो उस अखबार का नाम देखिए, उस अखबार का नाम ज़मींदार था, जो कि वो 12 साल से बेचारा मुसलमान पागल वही अखबार पढ़ता था ज़मींदार नाम का।
सादत हसन मंटू के वालिदा यानी कि माँ का नाम क्या था, तो उनकी माँ का नाम जो है वो सरदार बेगम है, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 250, 250 सवाल हम लोग कर चुके हैं, 250 नंबर सवाल पर है कि देखो यहाँ पर भी गलत टाइप हो गया है। ये किससे है? सादत हसन मंटू के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम यहाँ पर बताना है, यानी कि पहले अफसानवी मजमू, अफसाना यहाँ पर रहेगा, अफसाना का नाम यानी कि कहानी का नाम। तो ये हो जाएगा आतिश पारे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 251 नंबर की, सादत हसन मंटू का इंतकाल कहाँ हुआ, तो उनका इंतकाल हो गया था लाहौर में, सी इज द करेक्ट आंसर। और फिर यहाँ पर 252 नंबर प्रश्न है कि पागल खाने के वह लोग जिनका जहनी तवाज़न बिल्कुल दुरुस्त था वो किस परेशानी में गिरफ्तार थे, तो इस परेशानी में गिरफ्तार थे कि अब वह किस मुल्क में है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, इसी परेशानी में वो गिरफ्तार थे, इन्हीं बात की उनको चिंता थी। तोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से किबल किस तरह तैयार होता, मैं नहाता और अच्छे लिबास जेब तन करता, तो ठीक है यही बिल्कुल सही जवाब है, नहाता था और अच्छा लिबास पहनता था। मंटू के वालिद का नाम क्या था, तो मंटू के वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन। तोबा टेक सिंह का रियल नेम ये सबको ही जानता है, बिशन सिंह, बिशन, देखिए डी में दिया है बिशन सिंह, बिशन सिंह तोबा टेक सिंह का रियल नेम। तोबा टेक सिंह की मौत किस जगह पर हुई, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वाली जगह पर हुई थी। अपने आप को खुदा कहने वाला पागल से तोबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा हुक्म ना देने पर, ऑप्शन नंबर ए में है हुक्म ना देने पर, यहाँ पर बुक टाइप हो गया है, हुक्म ना देने पर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि मीर अमन को महाना कितना मिलता था, यानी कि मंथली इनकम इनका कितना था, कितना मिलता था इनको, तो वो 50 रुपये मिलते थे। अगला सवाल कि मीर अमन की शोहरत किस किताब से हुई, तो सबसे ज़्यादा बाग बहार से हुई थी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर बाग बहार का ताल्लुक किस हिस्से से है, तो बाग बहार का ताल्लुक दास्तान से है, बाग बहार क्या है, दास्तान है। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार किए जाते हैं, तो अवध पंच के नौरत्नों में शुमार किए जाते हैं। ये तो एकदम आसान और हलवा सवाल है। अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा गया, तो उनको नवाजा गया था खान बहादुर के खिताब से। अब्दुल अब्दुल अकबर इलाहाबादी रहेगा। अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए, तो वो ज़रीफ़ाना शायरी के तौर पर मशहूर हुए थे, एक ज़रीफ़ शायर थे, हंसी मजाक वाली शायरी ज़्यादा लिखा करते थे। गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है, तो ये लिखा गया था 1942 नहीं तो 43, इसी ज़माने की ये तसनीफ़ है, ठीक। सदी के मुकर्रम कौन है, तो सदी के मुकर्रम जो है वो हबीबुर रहमान खां शेरवानी है। गुबार खातिर में कुल कितने खतूत हैं, तो टोटल 24 खतूत हैं, जिसमें से 3 ख़त आप लोग के बुक में दिया गया है। मौलाना आज़ाद की तफसीर का नाम बताइए, तो तफसीर का नाम रहता है तर्जुमानुल कुरान। उर्दू की पहली दास्तान का नाम क्या है, तो उर्दू की पहली दास्तान का नाम है सबरस, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। सबरस की दास्तान किसकी दास्तान है, यानी कि ये सबरस जो है ना ये किसकी दास्तान है, किसने लिखा है ये, तो इसको लिखने वाले जो है ना वो मुल्ला वजही हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अहमद जमाल पाशा ने किस कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत की थी, तो वो मुलाजमत किए थे ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, यानी कि ज़ेडे इस्लामिया कॉलेज। हिजरत किसका इंशाइया है, तो हिजरत आप लोग जानते हैं ये जो हिजरत है ये अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ इंशाइया है। आगे बढ़ते हैं, 272 नंबर सवाल है कि अहमद जमाल पाशा को सागर सूरी गालिब अवार्ड किस साल नवाजा गया था, तो ये अवार्ड से नवाजा गया था उन्हें 1986 में, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 273 नंबर प्रश्न है, अहमद जमाल पाशा ने किस माहनामा का इजरा किया, यानी कि कौन से मंथली मैगजीन की शुरुआत ये किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवध पंच, ठीक है। 273 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। 274 नंबर सवाल की दर्ज झैल में से कौन अहमद जमाल पाशा का किताब नहीं है, तो जो किताब नहीं है इनका वो है नंगी दोपहर का सिपाही, बाकी ये 3 जो है ना इनकी इन्हीं की किताबें हैं।
इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है? तो हिजरत का तो सिलसिला खैर जन्नत से शुरू हुआ है और एंड होगा, अब देखिए कहाँ पर, हम लोग के मर जाने के बाद, या तो जहन्नुम में नहीं तो जन्नत में। अहमद जमाल पाशा ने अपने मकान का नाम क्या रखा? तो वो अपने मकान का नाम रखे रहते हैं सरवरी मंजिल। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून हुए? तो उनको दफन किया गया था सिवान में, क्योंकि उनका ससुराल जो था वो सिवान ही था। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से बीए किया? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो बीए किए थे। इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? मौत उसकी आखिरी हिजरत है। अबदी सफ़र आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, अगर मौत ना दे तो। वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की? तो वज़ीर आगा किए रहते हैं तंज व मज़ाह पर, क्योंकि ये तंज व मज़ाह के ही वज़ीर आगा आप कह सकते हैं राइटर थे। ठीक है, चलिए 281 नंबर सवाल देखते हैं कि जिन्होंने फ़रतुल्लाह बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था वो हुस्न जहाँ बेगम था। मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रहत कितने जिल्दों में शाये हुआ था? तो ये टोटल 8 नहीं 7 जिल्दों में शाये हुआ था। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो नाविल से, ही तो आप जानते ही हैं। साहिल लुधियानवी को किस मौजू पर सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला? यानी कि साहिल लुधियानवी को कौन सी किताब पर सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था? तो वो किताब का नाम था आओ के कोई ख्वाब बुने। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी नालंदा ज़िला में। अगला सवाल कि दर्ज झैल में से कौन सैयद सुलेमान नदवी की किताब है? तो इनकी जो किताब है देख लीजिए, अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत ईसा और इनमें सभी। तो ये सभी जो है ना वो सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। दर्ज झैल में से कौन सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है? आखिर वक्त, अरबों की जहाज़रानी, खातूनों की तालीम और नक़ूस सुलेमानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खातूनों की तालीम इनका मजमून है, यानी कि निबंध है। साहिल लुधियानवी तकसीम हिंद के वक्त कहाँ चले गए थे? लुधियाना, लाहौर, बम्बई, नालंदा। तो इसका सही आंसर लुधियाना वो चले गए थे साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए बम्बई किस साल आए थे? तो वो बम्बई आए थे 1949 में। 290 नंबर सवाल कि मुक़लात सुलेमान किसकी तसनीफ़ है? तो ऑफकोर्स इनके नाम ही में है सुलेमान, इसमें सैयद सुलेमान नदवी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 291 नंबर सवाल की अली नामा किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नुसरती का ये तख्लीक रहता है। हालांकि नुसरत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की वफ़ात कहाँ हुई? तो इनकी वफ़ात हो गई थी लखनऊ में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अबरतुल गाफिलीन किसका रिसाला यानी कि किसका पत्रिका है? तो वो है मोहम्मद रफ़ी सौदा। दर्ज झैल शेर किसकी गज़ल से लिया गया है? तेरे मुँह के गुलिस्तां, तेरे मुख की, मुख रहेगा, तेरे मुख की गुलिस्तां की अगर हूरा में शोहरत हो तो हर एक मस्त होकर छोड़ गुलजारे अरम निकले। तो ये जो शेर है ये वली दकनी का है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। किस शायर ने उम्र भर कहीं मुलाजमत नहीं की? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस शायर का नाम है रासिक अज़ीमाबादी। ये कहीं भी नौकरी नहीं किए थे। रासिक ने किस सिन्फ में तब आजमाई की थी? गज़ल, मसनवी, अफसाना, कसीदा। तो याद रखिएगा अफसाना में। रासिक अज़ीमाबादी जो है ना अफसाना भी लिखा करते थे। मिजाज का मजमुआ, रासिक अज़ीमाबादी, 1 मिनट, ये गज़ल हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, गज़ल। ठीक है, मेरा यहाँ पर मिजाज, मिजाज ऐसे रहेगा, कभी कभी तो इससे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मिजाज ऐसे रहेगा। मिजाज लखनवी कलाम आहंग किस साल तबाह हुई थी? यानी कि इसको शाये किया गया था, प्रकाशित किया था। तो 1938 ईस्वी में इसको शाये यानी कि प्रकाशित किया गया था। मिजाज लखनवी को बचपन में लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो मिजाज लखनवी को लोग बचपन में जगन कहकर पुकारते थे, क्योंकि ये रात भर जाग जाग कर पढ़ाई किया करते थे ना, इसी वजह से लोग इन्हें जगन कहते थे। यह शेर किसका है? फिर टूटा एक सितारा, फिर वह छोटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई अब मोती की लड़ी। ये ऑफकोर्स मिजाज लखनवी का है, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। मिजाज लखनवी का टूटा हुआ दिल, ओ माय गॉड।
300 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। मिजाज लखनवी पर नरोस ब्रेकडाउन का पहला हमला किस साल हुआ? तो पहला हमला हुआ था 1940 में। और फिर वो गए पाकिस्तान की सड़कों पर, खूब नाचे, खूब गाए, फिर दूसरा हमला हो गया। 301 नंबर क्वेश्चन की प्रॉमिस क्या है? तो प्रॉमिस ये एक अफसाना यानी कि कहानी है। गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो गुबार खातिर एक मकतूब यानी कि ख़त का किताब है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस सिन्फ में माफूक अलफित्री अनासर की कार फरमाई होती है? ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, दास्तान। दास्तान में माफूक अलफित्री अनासर की कार फरमाई होती है। गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? ऑफ कोर्स डी, यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? तो मीर अमन दहलवी आप लोग जानते हैं, उनका किताब है बागो बहार, जो कि एक दास्तान का किताब है। बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति यानी कि कामिल इनकलाब का ये नेतृत्व कर रहे थे, टोटल रिवॉल्यूशन। किस शायर को शुमाल और जुनूब में एक पुल की तरह तस्वुर किया जाता है? तो वो शायर का नाम है वली दकनी। ये इम्पोर्टेंट, मस्ट वीवीआई लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। मैं बार बार बताई हूँ कि शुमाल और जुनूब के दरमियान यानी कि बीच वली दकनी को एक पुल की तरह माना जाता है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हो, देखिए बी में है दर, इसको धीरे से टिक कीजिए। अगला सवाल, सौदा किस हैसियत से मशहूर है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है ना, ये कसीदा लिखने की वजह से काफ़ी मशहूर है। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं, मौत, मरने पर। ऑफ कोर्स बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बागो बहार ये एक दास्तान है। और फिर भूले बिसरे गीत किसकी तख्लीक है? तो भूले बिसरे गीत के राइटर जो हैं वो शफ़ी जावेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बर्क कलीसा किसकी लिखी हुई है? तो बर्क कलीसा, इसके राइटर जो हैं वो अकबर इलाहाबादी हैं, जो कि एक ज़रीफ़ाना शायरी के तौर पर आप कह सकते हैं जाने भी जाते हैं। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की है? तो बागो बहार जैसी किताब जॉन गुलक्रिस्ट, सी में है। ये तो सवाल कराई ही थी मैं, 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। दरज़ैल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है? तो खेती नाम का जो नज़्म है ना, ये अमीर हनफी की है। संग पैराहन किसका शेरी मजमुआ है? ओ माई गॉड, इसको अभी आप लोग मस्ट वीवीआई लगाइए, मस्ट वीवीआई। संग पैराहन ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। अता काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इनका इंतकाल हो गया था पटना में। मिर्ज़ा असदुल्ला का गालिब में गालिब क्या है? तखल्लुस है, और क्या है। मीर अनीस किस हैसियत से मशहूर हैं? तो मीर बबर अली अनीस पूरा नाम है, और ये मशहूर है मरसिया लिखने की वजह से। मरसिया से रहता है। और फिर किसी की मदह में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑफकोर्स उसे कसीदा ही कहेंगे। दूसरे आदमी की तारीफ़ करें जो अमीर हैं, वो उसको कसीदा कहा जाता है। इब्राहिम सक्का किसकी तख्लीक है? किसका लिखा हुआ है? तो इब्राहिम सलाम बिन रज़ाक का लिखा हुआ है, इब्राहिम सक्का। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, देखिए सी में है गाते रहें, इसको खाली जगह को भरना था, गाते रहे हो जाएगा। मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो मुतशायर ये जो नज़्म है ये ज़फ़र कमाली की लिखी हुई नज़्म यानी कि कविता है। दरज़ैल में से कौन शायर कौन सा नज़्म अमीर हनफी की है? तो खेती नाम का नज़्म अमीर हनफी की है। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? जोश मलियाबादी, इनके नामी में जोश, शायरी जोश व जुनून से भरी होती थी। निश्तरे यास किसका शेरी मजमूआ है? ये भी वीवीआई लगा लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यगाना चंगेज़ी। संग पैराहन इन्हीं का है और निस्तरयास इन्हीं का है। ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है? तो आतिश एक तखल्लुस है। और फिर अता काकवी के क़त्ल तारीख़ का उन्वान क्या है? तो गम अरशद है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, गम अरशद। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई? इनकी पैदाइश शिताब दियारा में हुई रहती है। तशबीब किस सिन्फ का अंसुर है? तो कसीदे का अंसुर है ये, यानी कि कसीदे का ही स्टार्टिंग वाला हिस्सा तशबीब कहलाता है, और कसीदे के तशबीब से माखूज़ है गज़ल। उर्दू की पहली खुदनविस्त कौन सी है?
यादों की बारात जो है ना उर्दू की पहली खुदनविश्त माना जाता है। जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से है? तो जिलानी बानो का ताल्लुक दिल्ली से है। ठीक। नज्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है? तो नज्म आवारा जो है वो मिजाज लखनवी की तख्लीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बर्क कलीसा किसकी तख्लीक है? तो ये तो खैर आपको पता ही है, बर्क कलीसा जो है ये अकबर इलाहाबादी की तख्लीक यानी कि इन्हीं का लिखा हुआ है। इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं, सागर देखिए ये हो जाएगा बी। और फिर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशहूर हैं? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो है ना ये मरसिया गोई के वजह से मशहूर है, मरसिया। अखबार अल हिलाल के बानी कौन है? ऑफकोर्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल के बदले अल बलाग भी निकला था। खाक ऐसी ज़िंदगी पर के पत्थर नहीं हूँ मैं, पत्थर रहेगा यहाँ पर खाली जगह पर। और फिर कामिल इनकलाब किसका खुतबा है? जयप्रकाश नारायण का। टोटल रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण। इनमें से कदीम मसनवी कौन सी है? तो सबसे कदीम यानी कि पुरानी मसनवी मानी जाती है नौसरहार को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो पुराने दोस्त थे। सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो उर्दू मोहल्ला मिर्ज़ा गालिब, उर्दू मोहल्ला बोलिए और उर्दू हिंदी, ये दोनों मिर्ज़ा गालिब के ख़त के किताब का नाम है। अता को फ़िक्र हुई उसके साले रूहलत की। इस मिसरे में अता क्या है? अता एक तखल्लुस है। और फिर हिजरत का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो हिजरत एक इंशाइया है। उर्दू का पहला खाका निगार फ़रतुल्लाह बेग को माना जाता है। और उनकी पहला खाका आप कह सकते हैं नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। किस शायर का ताल्लुक़ बिहार से है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अता काकवी। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या? बी हो जाएगा उठाए हैं, खाली जगह पर ये रहेगा। 350 नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं। इस बात पर लाइक तो बनता है और मात्र 50 सवाल बचा है। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई थी, जिस जगह पर ये पैदा हुए थे, वो जगह का नाम है दसना। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है? तो वो किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कैसी, ऑफकोर्स वो खुद नविश्त कहलाएगा। अगर राइटर खुद के बारे में ही खुद से लिख रहा है तो उसे खुद नविश्त कहेंगे। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी का लिखा हुआ, किसका लिखा हुआ खाका है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। यूजीनो मोंटाले किस ज़बान के शायर थे? तो इतालवी ज़बान यानी कि इटालियन भाषा के शायर थे। मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो मैं यूनिवर्सिटी में ये एक खुद नविश्त है, यानी कि खुद नविश्त को ही इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी और हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। गुबार खातिर के मकतूब अलह कौन है? यानी कि खत पाने वाले इंसान। तो हबीबुर रहमान खां शेरवानी है 355 का। तो जी हाँ यही है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ कौन है? इनका शेरी मजमुआ बताना है। तो शेरी मजमुआ का नाम है कागज़ी पैरहन, ये भी वीवीआई है। ठीक, इनका शेर व शायरी का किताब का नाम है कागज़ी पैरहन। इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ ये गाना चंगेज़ी का है? तो ये गाना चंगेज़ी का निश्तर याश है। यारब चमन नज़म को गुलजार रम कर दे किसका लिखा हुआ है? तो मीर अनीस का लिखा हुआ है। यारब चमन नज़म को गुलजार रम कर दे। सी पारे दिल किसकी तसनीफ़ है? ये भी वीवीआई लगा लीजिए आप लोग। सी पारे दिल जो है ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ यानी कि इनका क्रिएशन है। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी। हालांकि इलाहाबाद यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इलाहाबाद ऐसे रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 361 नंबर सवाल में कि साथी हाथ बढ़ाना किसका लिखा हुआ गीत है? तो साथी हाथ बढ़ाना ये नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था गीत। और इस गीत में साथी हाथ बढ़ाना टोटल कितना बार आया है? तो 6 बार आया है। और इस गीत के जो राइटर हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। कौन है? साहिर लुधियानवी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुलजार नसीम क्या है? तो गुलजार नसीम ये एक मसनवी है। यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? मिटाता रहेगा खाली जगह पर। ठीक है, ज़िंदगी है ज़िंदगी किसका शेरी मजमूआ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 खलीलुर रहमान आज़मी।
तज़हीक रोज़गार क्या है? तो तज़हीक रोज़गार ये कि कसीदा है ना, ये सब जानते हैं आप लोग। कसीदा इज़ द करेक्ट आंसर। शम्सुल उलमा शिबली नुमानी में शम्सुल उलमा क्या है? तो शम्सुल उलमा, इसका आपको पता होगा, शम्सुल उलमा ये क्या है? एक तरह से खिताब है जो सरकार की तरफ से दी जाती है। तो शम्सुल उलमा खिताब है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। किस लफ्ज़ का मानी बिच्छू होता है? तो अकरब का मानी बिच्छू होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐन वाला अकरब, अलिफ वाला नहीं। नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? तो वो उस्ताद थे, यानी कि टीचर थे। किस सन में फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट पास किया था? तो वो पास किए थे 1903 में। फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सिंध कहाँ से हासिल की? ऑफ कोर्स वो हिंदू कॉलेज था। डी इज़ द करेक्ट आंसर। रॉकफेलर कौन था? तो अमेरिकी ताजिर, यानी कि अमेरिका का वो बिजनेसमैन था जो मिट्टी के तेल का बिजनेस कर करके बहुत बड़ा आदमी बन गया था। ख्वाजा से निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ था 31 जुलाई 1955 को। अहदी का मानी बताइए। एक अहदी होता है और एक अहदी होता है, तो यहाँ पर अहदी वाला पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काहिल। फिर कलई खोलना का मानी बताइए। कलई खोलना का मतलब होता है ऐब को जाहिर कर देना, यानी कि गलती को दिखा देना, राज को खोल देना। और कलई फेरना का मतलब होता है ऐब छुपा देना, गलती को छुपा देना। देखिए अगला सवाल वही है कि कलई फेरना का मतलब क्या होता है? तो ऐब को छुपाना। 376 नंबर सवाल कि सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल हो गया था 23 नवंबर 1953। रोज़ आफरिश का मानी क्या है? रोज़ आफरिश का मतलब होता है पैदाइश का दिन। वज़ीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए? वज़ीर आगा जो है ना, वो प्रोफेसर थे ज़किया आफाक इस्लामिया, नहीं, डी नहीं होगा, क्योंकि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज अगर होता है, वो तो अहमद जमाल पाशा थे ना, जो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर बने थे, प्रोफेसर नहीं। हालांकि वो लेक्चरर बने थे, आप सभी लोगों को पता होगा क्या थे वो, लेक्चरर थे। तो वज़ीर आगा किस कॉलेज में, यहाँ पर प्रोफेसर पूछा गया है, तो यहाँ पर वज़ीर आगा नहीं रहेगा, यहाँ पर अहमद जमाल पाशा रहेगा। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में प्रोफेसर थे? प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर। तो वो ज़किया आफाक कॉलेज, यानी कि इस्लामिया, जेडे इस्लामिया कॉलेज। वज़ीर आगा का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर 1987। 1987 में इनका इंतकाल हुआ था ना। ये बार बार अहमद जमाल पाशा की जगह वज़ीर आगा टाइप हो गया है। यहाँ पर वज़ीर आगा नहीं रहेगा, अहमद जमाल पाशा रहेगा। अहमद जमाल पाशा पूछा गया। अहमद जमाल पाशा इनका इंतकाल कब हुआ? तो वो इनका इंतकाल हुआ था 28 सितंबर 1987। इज़ द करेक्ट आंसर सी। ठीक है, गलती से यहाँ पर अहमद जमाल पाशा की जगह वज़ीर आगा टाइप हो गया है, कोई बात नहीं है। मंटू की वफ़ात कब हुई? तो मंटू की वफ़ात हुई थी 18 जनवरी 1955। अब मात्र और 20 सवाल बचा हुआ है, आइए देखते हैं। मीरमन दहलवी को देखिए, लास्ट 18 एपिसोड 18 टोटल 1 से लेकर 18 तक हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया। अभी ये लास्ट एपिसोड है, लास्ट 20 क्वेश्चन। मीरमन दहलवी किस साल फोर्ट विलियम कॉलेज से सुबुकदोश यानी कि रिटायर हुए थे? तो वो 1806 में रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंटू के वालिद का नाम क्या था, यानी कि पिताजी का नाम बताना है। तो ख्वाजा गुलाम हसन नाम था। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। किस साल सादत हसन मंटू पाकिस्तान चले गए? तो वो चले गए थे 1955 में। सादत हसन मंटू का पहला अफसाने मजमूआ आतिशबारी किस साल शाये हुआ, यानी कि प्रकाशित हुआ? तो वो 1936 ईस्वी में शाये हुआ था। सादत हसन मंटू का पहला अफसाना तमाशा किस रिसाले से, यानी कि किस पत्रिका से निकाला गया था? तो उस पत्रिका का नाम था खलक। दर्ज झैल में से कौन जिलानी बानो का एक अफसानवी मजमुआ नहीं है, यानी कि किताब नहीं है? रात के मुसाफिर तो है, रोशनी के मीनार है, रोज़ का किस्सा है, लेकिन बारिशें संग इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक है? तो जिलानी बानो की तालीम आपको मैं बता दूं कि वो एमए तक पढ़ाई की थी। तो ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे, एमए।
वो मैट्रिक भी की थी, इंटर भी की थी, बीए भी की थी और एमए भी की थी। उसके आगे भले नहीं पढ़ पाई। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 14 जुलाई 1936 इज़ द करेक्ट आंसर। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कहाँ से शाये हुआ, यानी कि कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा से। और फिर नशे की पहली तरंग किसका अफसाना है? तो नशे की पहली तरंग, ये जो कहानी अफसाना ये सज्जाद हैदर यलदरम का है। ये इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, तो हमने आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन रख दिया है। सलाम बिन रज़ाक उस्ताद की हैसियत से किस स्कूल से मुताल्लिक रहे, संबंधित रहे? तो उस्ताद की हैसियत से वो बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में वो मुताल्लिक रहे थे, यानी कि संबंधित रहे थे। बम्बई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल से सलाम बिन रज़ाक किस साल जो है वो सुबुकदोश यानी कि रिटायर हुए थे? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1999। सलाम बिन रज़ाक ने कृष्ण कुल्हटकर की किताबों को किस ज़बान में तर्जुमा किया? कृष्ण कुल्हटकर की किताबों को इन्होंने मराठी ज़बान से तर्जुमा किया था, मराठी से हिंदी। कृष्ण को मराठी से इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था। 25 साल बाद सलाम बिन रज़ाक धोरन गांव के स्कूल में किस हैसियत से जाते हैं? तो 25 साल के बाद ये उसी गांव में, जिस गांव में वो टीचर थे 25 साल पहले, 25 साल के बाद वो जाते हैं एज ए इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको कहते हैं मेहनत। मेहनत से उन्होंने इंस्पेक्टर बना और फिर 25 साल के बाद एंट्री मारे एकदम हीरो की तरह। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये मिर्ज़ा गालिब का कॉल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कितने बरस की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, यानी कि वो प्रेसिडेंट बने थे? तो ऑफकोर्स 35 बरस की उम्र में, 35 साल की उम्र में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन क्या थे? तो वो एक मुदर्रिस थे। अब मात्र और 2 सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात कब हुई? तो वो हुई थी 1958 में। 399 नंबर सवाल की मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो वो वाइट जास्मिन, जिसको गोरी चंबेली भी कहा जाता है, या फिर जास्मिन सफ़ेद भी कहते हैं, ठेठ उर्दू में गोरी चंबेली कहते हैं। तो वाइट जास्मिन नाम का ये चाय पीते थे, चीन की चाय थी वो। और लास्ट सवाल, 400 नंबर सवाल आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि नज़्म शब्बे कदर किसका लिखा हुआ है? तो ये शब्बे कदर नज़्म जो है ना, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीवीआई है। तो टोटल हमने यहाँ पर 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के क्लास 12th के उर्दू के कहकशां के बुक से, इतना ही ऑब्जेक्टिव हो सकता था, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। बताइए कैसा फील हो रहा है? अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। टोटल उर्दू का किताब के, जो उर्दू का किताब है ना, उसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ निकल गया। सारा 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक काम और कीजिएगा कि इस वीडियो को 2x स्पीड में, यानी कि बहुत ही फास्ट करके एक बार और देख लीजिएगा, और आप अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देख लीजिएगा, ठीक है? या फिर 1 घंटा पहले भी। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में है बस। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव। क्लास 12th के उर्दू के बुक से टोटल 400 ऑब्जेक्टिव काफ़ी है, सब इसी में समाया हुआ है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के एग्ज़ाम में, इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। ये बात जो है ना, इस बात का आप गांठ बांध लीजिए। और आज के इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और शेयर कीजिए स्टेटस पे, ग्रुप में, जहाँ से भी आप जुड़े हैं शेयर करेंगे, ग्रुप में डालेंगे। उसके साथ साथ जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर रोज आने वाली वीडियोस और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। कैसा रहा आज का क्लास? समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर, और साथ में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो भी पूछिएगा। अब हम लोग इसी के साथ चलिए एंड करते हैं आज के इस क्लास को। मैं विदा लेती हूँ आप सभी लोगों से। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।